हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज जो हम करने वाले हैं ना, वो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कुछ बेसिक चीजों को क्लेरिफाई करने वाला है। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि उनको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आगे केमिस्ट्री समझना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बना दी जाए जो आपके बेसिक्स को क्लियर करे। एंड मैं बात करने वाली हूँ आज किसकी भला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैं क्या ही बोलूं अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट का, आप उसकी प्रॉपर्टी बहुत आसानी से बता सकते हो, इजी हो जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सब आसान हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, आप उसके सारे राज बता सकते हो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे पास बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, मैम हमारे को ना इलेक्ट्रॉनिक ये एसपीडीएफ वाली चीज समझ में नहीं आती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस दिस इज फॉर श्योर, मैं 288 वाला नहीं करने वाली हूँ। एसपीडीएफ नोटेशंस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं वो आज डिस्कस करूंगी। और उसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं एंड कैसे हम उनको पहचानेंगे, कैसे हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, ढूंढेंगे, उस सारे काम मैं करने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार से लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और क्वांटम नंबर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में है, मतलब इतना आसान हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग तो सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसको मिस नहीं करना है, इसको जरूर देखना है आप लोगों ने। शुरुआत कर देते हैं। चलो उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, वो इंफॉर्मेशन भी ले लो। मैं हूं संगीता खत्री, आप लोगों की बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस के लिए क्लियर करानी है सारी चीजें। जब हम बात सीयूईटी की कर रहे हैं तो सीयूईटी का स्कोर हाई होना चाहिए ना। जब मैं बात केमिस्ट्री की कर रही हूँ सीयूईटी में, तो केमिस्ट्री तो 100 on 100 स्कोर करना है। 100 मतलब 100%, 100 नंबर का नहीं आने वाला है केमिस्ट्री। 100% आपने स्कोर करना है केमिस्ट्री में। थोड़ी थोड़ी सी बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सीयूईटी पार्ट बी की केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड बहुत सारी जानकारी के लिए आप लोग क्या ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफिशियल चैनल है ये टेलीग्राम का, अनअकैडमी का, सीयूईटी के लिए। सीयूईटी के लिए ऑफिशियल चैनल है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन नई आती रहती है, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर लो बिल्कुल बेझिझक। सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इंफॉर्मेशन भी तो बहुत जरूरी है ना, साथ के साथ मिले। फिर बच्चे लोग, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ। तो वो प्लस प्लेटफॉर्म पे क्या फायदे होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। हम लोग कोई भी छोटी सी चीज लेने जा रहे हैं तो उस चीज के बारे में बेनिफिट्स क्या है, उसके फायदे क्या हैं, जानना जरूरी है। उसके बिना तो हम लेंगे नहीं। फायदे बता देती हूँ। आराम से घर पे बैठो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कहीं ट्रैफिक में स्टक होने की जरूरत नहीं है, कहीं अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठो, पढ़ाई करते रहो। यस, लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं अनअकैडमी के ऐप पे। अनलिमिटेड एक्सेस है। आप एक बार मोटिवेटेड हो जाते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो क्लासेस हैं ही हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप ढूंढते रहो मजे से अपना। फिर दोबारा पढ़ लिया, नहीं समझ आया दोबारा देख लिया, कुछ और प्रैक्टिस कर ली, वो अनलिमिटेड आपको मिलता रहेगा एक्सेस। दिस इज फॉर श्योर। पूरी इंडिया से टॉप एजुकेटर्स को चुन चुन के अनअकैडमी में जोड़ा गया है ना। एंड सभी का क्या काम है? सब ये चाहते हैं कि जिस तरह से चीज़ें हमें क्लियर की थी हमारे टीचर्स ने के द्वारा, हमारे मेंटर्स के द्वारा, हमारे को चीज़ें क्लियर हुई थी, वही चीज़ हम लोग आप लोगों को बता सकें, क्लियर कर सकें एंड कॉन्सेप्ट्स में परफेक्शन दे सकें। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते रहते हैं, रेगुलरली होते हैं, अब हम सभी लोग करते रहते हैं। एंड बहुत सारा जो कवरेज है, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, छूटेगा नहीं कुछ भी। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, बिल्कुल यस। देखो कई बार बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं होती तो रिजल्ट नहीं आता है। इससे में बच्चा घबरा जाता है, मैंने मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया।
मम्मी पापा क्या बोलेंगे, तूने मेहनत ही नहीं की वरना रिजल्ट कैसे नहीं आता। अब आप अपनी बात को बता ही नहीं पाते हो कि कारण क्या रहा। कारण ये रहा कि ऐसा नहीं है आपने मेहनत नहीं की, लेकिन आपने डायरेक्शनलेस मेहनत की, जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी थी उसमें नहीं की, इसीलिए रिजल्ट नहीं आया। जिस डायरेक्शन में करनी है उसमें करोगे तो रिजल्ट आएगा, और वो डायरेक्शन बताने वाले कौन है? मेंटोर्स हैं, हम लोग हैं, आपको बताएंगे किस तरह से तैयारी करनी है। स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, बैच कोर्सेज क्रिएट होते हैं जिससे कि आप लगातार बंधे रहें, जुड़े रहें एंड सीखते रहें। परफेक्शन के लिए है ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, इसको मिस नहीं करना मेरे बच्चों, क्योंकि ये जो CUET है आपकी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक बार का स्कोर आपकी पूरी लाइफ को गाइड करने वाला है, गवर्न करने वाला है। बढ़िया स्कोर, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन, बढ़िया कैरियर पर्सपेक्टिव्स, नो डाउट, है ना। तो आपकी मनपसंद कॉलेज, आपका फेवरेट कॉलेज आपको मिलेगा जब आप CUET में अच्छा स्कोर करोगे। एंड उसमें हेल्प कौन करने वाला है? हम लोग हेल्प करने वाले हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन जस्ट 5500 आपको मिलने वाला है, एंड उसमें भी डिस्काउंट मिलने वाला है आप लोगों को। मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, संगीता खत्री, ये आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। रेफरल कोड यूज करेंगे, इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, इतने में तो आप लोग ऐसे ही घूमते फिरते, एक दिन पिज्जा खा लिया, एक दिन ड्रेस ले ली, खत्म हो गया। लेकिन उसका क्या फायदा? फायदा है जो आपने खुद पे इन्वेस्ट किया, पढ़ने पे इन्वेस्ट किया। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि ये सब्सक्रिप्शन आपको ले ही लेना चाहिए। चलो सब्सक्रिप्शन आप लेते रहना, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है आज आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने वाली हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स एंड किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है, ये डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वांटम नंबर्स अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से ना एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये बात आ गई थी कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड उसके बाहर फिक्स्ड एनर्जी लेवल के शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। एंड और फिर उसके बाद उस बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद और एडवांसमेंट्स हुई, राइट। क्वांटम मॉडल आया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम एक ही साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को नहीं बता सकते एक साथ। या तो पोजीशन पता चलेगी या वेलोसिटी पता चलेगी, दोनों चीजों को हम लोग एक साथ नहीं बता सकते। एंड इसी वजह से हम ये नहीं बोल सकते डेफिनेट कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। हमारे को इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है एटम के अंदर कहाँ पाया जा सकता है, जहां मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके पाने की वो इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है उस एरिया को। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होगा या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, उसको हम लोग क्वांटम नंबर से सॉल्व करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एड्रेस है, बता रही हूं मैं, दो को बहुत मजा आने वाला है। एड्रेस है, किस चीज का एड्रेस है? इलेक्ट्रॉन का। अगर हम एक वर्चुअल टूर पे चलते हैं, चलो सोचो मैं बोलती हूँ और आप सोचते चलो, हमने सोचा हम चलो इलेक्ट्रॉन ढूंढने चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए हम लोग एटम के अंदर घुसे, वहां हमें क्या दिखा उस हिसाब से हम बात बनाना शुरू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही हमने एटम के अंदर एंट्री की, हमें वहां कुछ शेल्स नजर आए, और उन शेल्स को क्या नाम दिया गया है? वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला जो मिल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये क्या है? ये वही शेल्स हैं जो बोर ने बताया था ना, बोर से एटॉमिक मॉडल में शेल्स, हमें शेल्स दिखे, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं एंड बहुत सारे शेल्स हैं। और इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? इन शेल्स को डिनोट किससे किया गया है? एन से डिनोट किया गया है। और इनकी वैल्यू क्या है? 1 से लेके एन नंबर तक कुछ भी हो सकती है। और एनर्जी जो है फर्स्ट शेल की सबसे कम एनर्जी है, फिर देन सेकंड की उससे ज्यादा, थर्ड की उससे ज्यादा, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इनका होता है। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने देखा कि शेल्स हैं भाई, चलो ढूंढते हैं शेल में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या। हमने एटम के अंदर जंप लगाया, हमें शेल दिखाई दिए, बहुत सारे शेल्स थे, है ना, अलग अलग एनर्जी लेवल के शेल्स थे। अब हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा,
तो हम क्या करेंगे, शेल के अंदर घुस जाएंगे। शेल के अंदर घुसे तो हमारे को एक और क्वांटम नंबर दिखाई दिया, एंड उस क्वांटम नंबर का नाम क्या था, मैं कलर चेंज करूंगी पहले। उस क्वांटम नंबर का नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और ये शेल के अंदर सब शेल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं, राइट। इन्हें हम एल से डिनोट करते हैं, एंड जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 0 to n-1, यानी कि हम n-1 तक जा सकते हैं एल को ढूंढने के लिए। कहने का क्या मतलब है, अगर n है 1 तो l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा 0 to n-1, और n क्या है, 1 है, तो 1 - 1 दैट इज 0, तो 0 ही हो गई ना। यानी कि n अगर 1 है तो उसके अंदर अगर हमने एंट्री की तो वहां हमें सब शेल्स मिलेंगे, कितने, सिर्फ एक, जिसकी वैल्यू क्या है, 0, और इसका नाम दिया गया है s। अब भी आपको क्लियर होगा, देखना जरा। अगर n = 2 है, सेकेंड शेल में हम घुसे तो उसमें कितने सब शेल मिलेंगे, हमने कहा ना 0 to n-1, तो 0 तो हमें है ही, n कितना है, 2 है, तो 2 - 1 = 1। अब वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, और n-1 क्या है, 1 है, तो क्या हो गई, 0 भी हो गई एंड 1 भी हो गई, n-1 is 1, है ना। एंड 0 जो सब शेल है उसका नाम क्या है, s, और 1 जो सब शेल है उसका नाम है p, ठीक है। अगर n है हमारा 3, देखना अभी जरा क्लियर हो गया, बिल्कुल होने वाला है। अगर n 3 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2, तो n-1 तो हो गया 2, और l कितने हो जाएंगे, यानी कि सब शेल्स कितने होंगे, 0 to n-1, एंड n-1 is 2, तो क्या हो जाएगा, 0 1 and 2। कहने का मतलब है कितने सब शेल मिलने वाले हैं, 3 सब शेल्स मिलने वाले हैं। एंड 0 का नाम आपको मालूम है s, 1 का नाम है p, एंड 2 का नाम है d। इजी, बहुत इजी। अच्छा चलो कलर चेंज करते हैं, अगले को देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, कलर चेंज हो जाओ, सिम सिम हो गया। अगर n = 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3, यानी कि फोर्थ शेल में अगर हम एंटर करते हैं तो हमें कितने सब शेल मिलने वाले हैं, हमें सब शेल मिलने वाले हैं 0 से लेके n-1 दैट इज 3 तक, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। 0 का नाम क्या है, s, 1 का नाम है p, d, f, राइट। अब इससे देखो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अभी तक जितने नोन एलिमेंट्स हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो f तक फुल हो जाता है, उससे ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट हमारे को पड़ी नहीं है, येट ओपन है, चीज़ें ओपन है। SPDF के बाद क्या किया गया, ये SPDF तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी है, लेकिन F के बाद अगर पॉसिबिलिटी है तो वो किसके लिए छोड़ दिया गया, GHI JK LMNO एंड N टाइम्स, जितनी देर तक वो जाएंगी। हालांकि ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है F से आगे चलने की, इसीलिए हम सिर्फ SPDF तक ही बात करेंगे एंड इन्हीं नोटेशंस की हम बात करेंगे। यानी कि अगर n = फिर भी हम देख लेते हैं, n = 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4, तो 0 1 2 3 एंड 4। अब देखो 0 का नाम क्या है, 0 का नाम है s, p, 2 का है d, 3 का है f, एंड 4 का क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, जरूरत नहीं है, बाकी बात अलग है। तो इस तरीके से जो नोटेशंस हैं, SPDF नोटेशंस, ये यहाँ से आते हैं। SPDF क्या है, सब शेल्स हैं। बच्चों हम लोग तो वर्चुअल टूर पे निकले थे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी तक हमें मिला नहीं है,
हम एटम के अंदर घुसे तो हमें क्या देखने को मिला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज शेल्स मिले। बहुत सारे शेल्स थे 1 से लेकर के n तक, सबकी एनर्जी अलग अलग थी, वही फिक्स्ड एनर्जी लेवल थे। फिर हमने शेल के अंदर घुस घुस के देखा। फर्स्ट शेल में घुसे तो हमारे को वहां क्या दिखा? एक एजीमुथल क्वांटम नंबर दिखा, दैट इज सब शेल, राइट। सेकेंड शेल के अंदर घुसे तो 2 दिखा। थर्ड शेल के देखो, फर्स्ट शेल में कितना दिख रहा है? जस्ट 1 है। सेकेंड शेल में 2 दिखे, 0 और 1। थर्ड शेल में 3 दिखे, 0 1 2। फोर्थ शेल में 4 दिखे, 0 1 2 3, इस तरीके से, राइट। तो सब शेल दिखे हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉन तक हम नहीं पहुंचे हैं, ढूंढने चलते, चलो भाई फिर अब इसके अंदर घुसते हैं। ऐसा थोड़े इलेक्ट्रॉन को ढूंढने चले हैं, कहीं तो मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास कोई लेटर आता है तो उसमें आपका नाम भी लिखा होता है, शहर का नाम लिखा होता है, गली का नाम लिखा होता है, मोहल्ले का नाम लिखा होता है ना। इसी तरीके से हम क्या हो रहे हैं, हम पहले शहर के नाम से देख करके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शहर का नाम है, फिर हम मोहल्ले में घुस गए, अजीमुथल क्वांटम नंबर, अब हम गली में घुसेंगे, फिर हम घर में घुसेंगे, ऐसे ही बिल्कुल। तो थर्ड वाला जो क्वांटम नंबर है बच्चों, थर्ड जो क्वांटम नंबर है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं m से। और है क्या ये, इनको बोला क्या जाता है? दीज आर ऑर्बिटल्स। ये है ऑर्बिटल्स, करेक्ट है। और इनकी जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू, ये कहां से कहां तक रेंज करती है? -L2 + L, अभी मैं बताऊंगी तुम्हारे को। और कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? ये है, देखो, 2l + 1। ये 2-3 चीजें ध्यान दो, अभी के अभी समझ में आने वाला है। 2l + 1 से हम पता लगाते हैं कि किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। बच्चों ये ऑर्बिटल वही है, कमरा नंबर, किस कमरे में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ढूंढने जा रहे हैं हम। तो किस शेल में कितने कमरे हैं, यानी कि कितने ऑर्बिटल हैं। शेल में नहीं, सब शेल में। सेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे को मान लो एस की बात करनी है। अगर मैं एस की बात करूं तो एस में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एस में ऑर्बिटल मिलेंगे कितना? 2 इंटू एल की वैल्यू क्या होती है एस की? 1, है ना, +1। कितने हो गए टोटल? 3 ऑर्बिटल्स हो गए। इनको आपने देखा होगा जरूर, इस तरह से दिखाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, मैंने पी का निकाल दिया। जस्ट वापस आते हैं, पी का नहीं, हम एस का निकाल रहे हैं। देखो देखो देखो, भावनाओं में बह गई मैडम, है ना। एस का निकालते निकालते पी का निकाल दिया। एस की वैल्यू 1 नहीं है, एस की, यस, 2 इंटू 0 + 1, राइट। तो कितना हो गया? 1। कितने ऑर्बिटल हो गए एस में? 1 ऑर्बिटल। s² ऑर्बिटल दिखता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम p की बात करें तो p की जो l वैल्यू है वो क्या होती है? 1। अब निकलेगा, जो हम निकाले थे, तो 2 इंटू 1 + 1 = कितना? 3, करेक्ट है। अब ये जो 3 है ना, इसको हम कैसे दिखाएंगे? देखो जरा, ये एक साथ हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी अभी हम। कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 एंड 3, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ये कमरे हैं, ये 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा। हमने कहा था इनका नाम जो होता है ऐसे दिया जाता है, -L2 + L। L क्या है? L is 1, यानी कि इन कमरों के नाम क्या होंगे? दिस विल बी -1 0 एंड 1, -L2 + L, करेक्ट है। अगर हम डी और डी सब शेल की बात करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल मिलने वाले हैं? तो अगेन कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 2 इंटू 2 + 1, दैट इज 5, एग्जैक्टली 5। तो यहाँ ऑर्बिटल बना दो, कितने भला? 5, 1 2 3 4 और 5।
और वैल्यू क्या होगी, एल क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा -2 टू +2, नाम देना शुरू करें, ये हो गया -2 -1 0 1 × दैट्स इट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आने लग चुका है, क्लियर हो रही हैं चीजें। एक और, अगर हम f के ऑर्बिटल्स ढूंढे तो कितने निकलेंगे भाई f में ऑर्बिटल्स, देखो जरा, ये लेते हैं f, ठीक है, 2 इंटू, और f की वैल्यू क्या होती है 3 + 1 यानी कि 7। इसका क्या मतलब हुआ, f के कितने ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, और उनकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एल क्या है 3 है, तो -3 2 +3, ये क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये ऑर्बिटल्स हमें मिल गए हैं, इनके अंदर जाके अब हमारे को इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट। अब 3 क्वांटम नंबर्स को देखने के बाद अगला जो क्वांटम नंबर है वो हमारा कौन सा है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ±½ एस से हम इसको डिनोट करते हैं, कुछ नहीं है, ये है अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन। बच्चों एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट, देखो जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, स्पिन करते हैं अपनी ही उस पे एक्सिस पे। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना एक ऑर्बिटल में, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं एरो से, आधा ऊपर आधा एरो नीचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये आधे का क्या मतलब हुआ, आधे का मतलब ये होता है कि एक ऑर्बिटल में जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके आधे जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये जो एरो की मुंडी ऊपर है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जिस एरो की मुंडी नीचे है ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर ये तो एस ऑर्बिटल का लिया मैंने, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो पी ऑर्बिटल में 3 वो है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, भरे जाएंगे ऐसे, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे मुंडी ऊपर यानी कि ये क्लॉकवाइज वाले, फिर अगर और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पेयरिंग शुरू होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज। ये एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, यही हम ±½ बोलते हैं, प्लस इज क्लॉकवाइज और माइनस एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुके हैं। अब अपने को अगर कोई भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन है, तो उस सेट ऑफ क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है, दे दिया n = 4 and L = 2 and M = -2 and S = -½ ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर, हर एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाए कि कहाँ पे हैं, तो कैसे ढूंढेंगे, n = 4 का मतलब डायरेक्टली 4 लिखो, L = 2 का क्या मतलब है भाई, 0 का मतलब S, 1 का मतलब P एंड 2 का मतलब D, तो ये क्या है 4D। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो बना लेते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 5, राइट। और इन ऑर्बिटल्स का हमें नाम भी देना है। जब L = 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। हमने क्या बताया कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ये देखो
m-2 में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ये है कमरा। s इज इक्वल टू -1 है, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक स्पिन हो जाएगा, यानी कि मुंडी नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये। कैसा लगा, समझ में आया? अभी मैं आपको दिखाती हूँ और भी एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसे ही इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -12। तो अगर आपको ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर मिल जाए तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे n इज इक्वल टू 3 है तो 3 और l इज इक्वल टू 3 है तो 3f करके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दोगे, मुझे मालूम है 3f के आप ये 7 कॉलम भी बना दोगे, 7 हो गए ना। और ये क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये भी कर दोगे। एंड m इज इक्वल टू -2 और ये इलेक्ट्रॉन भी बता दोगे। लेकिन जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो रिजल्ट क्या होगा, गलत। ये कैसे? देखो 3f पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉसिबल, देखो जरा, नॉट पॉसिबल। 3 में d पॉसिबल है, 3 में f पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे लोग? l की वैल्यू ही होती है n-1 तक। जितना n है उससे 1 माइनस करके, 0 से 1 माइनस करके कुछ भी हो सकता है। n इज इक्वल टू 3 है तो l 0 भी हो सकता है, l 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो दैट्स इट। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर ये वाला इस तरह का आ जाता है क्वेश्चन, तो आप बोलोगे कि दिस इज रॉन्ग, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस चीज की। तो ये डन डन, अगर आपको दे दिया जाए n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, ये चलेगा क्योंकि 4 में से एक कम है। l इज इक्वल टू, इसमें 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 सब होगा, लेकिन n और l बराबर नहीं हो सकते। और अगर हम m की वैल्यू लें, मान लो m-4 दे दिया, तो गलत होगा कि सही होगा? 100% गलत होने वाला है, क्योंकि m की वैल्यू सिर्फ यही से तक रेंज करेगी जो l की वैल्यू है, माइनस से लेके प्लस तक। -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। एंड s की तो वैल्यू 2 ही होती है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ, है ना। तो चलो m की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, -1 ले लेते हैं, इसको तो काट दें, इरेज करते हैं। होपफुली क्लियर हुई एक बात। ये लो, ये काटो भाई, खत्म। ये जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्यों इसको लेकर के घूमें। इसको ढूंढते हैं। n इज इक्वल टू 4 तो 4 लिख लो। l इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, 0s 1p 2d 3f 4f। 4f है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब आपके पास पिक्चर एकदम क्लियर है। m इज इक्वल टू -1 बोला तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, l प्लस है क्या माइनस है, प्लस है, तो मुंडी ऊपर। ये हैं क्वांटम नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। एंड इस क्वांटम नंबर्स का सही और गलत होना भी मैं आपको बता चुकी। और इसके बाद जो बात होती है, सही और गलत तो है ही है, हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक जैसे क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, ये 3 तक एक जैसे हो सकते हैं मैक्सिमम। n l m एक जैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो इस वाले में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, नीचे मुंडी वाला, तो n l m तो दोनों के सही हैं, बट s अलग हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के मिल जाएं, वो उसका स्पेसिफिक एड्रेस है।
तो बच्चे लोग ये तो हुई बात क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स के बाद फिर आती है बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है बच्चे लोग कि जितने भी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना एनर्जी लेवल के हिसाब से, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। छोटी क्लासेस में हम लोग उसको क्या फॉलो करते हैं? 288 का रूल फॉलो करते हैं। लेकिन खाली 288 से तो बात बनने वाली नहीं, अब हम लोग एसपीडीएफ नोटेशंस की बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक रूल फॉलो होगा जिसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल को बताता है। एनर्जी लेवल पता चलेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड वो क्या होता है? अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ का मतलब ही होता है बिल्डिंग अप। कई बार बच्चे इसको ना साइंटिस्ट के नाम से कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो ना साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि हम एनर्जी लेवल को देख रहे हैं। एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताऊंगी कैसे करना है। आपको मालूम है फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होते हैं? एक ही होता है, एस, है ना। फिर सेकेंड शेल में क्या होता है? एस भी होता है और पी भी होता है। थर्ड शेल में एस भी है, पी भी है एंड डी भी है, एफ नहीं है। फोर्थ शेल में 4D एंड 4F है। फिफ्थ शेल में 5S है, 5P है, 5D है, 5F है एंड 5G भी आ जाएगा। जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो, तुम बोलोगे ये कर क्या रहे हो मैम, क्यों लिख रहे हो? एनर्जी लेवल जांचने के लिए लिख रहे हैं। कैसे जांचेंगे एनर्जी लेवल? हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी हाई है? आपने एक चीज देखी, मैंने सब 1 2 3 4 5 एक लाइन में लिखे हैं, फिर ये पी एक लाइन में लिखे हैं, डी एक लाइन में लिखे हैं। यही है रीजन इसका। इसको काट दो ऐसे, जो जो जिस जिस लाइन में आए उसको काटते चलो। ये थोड़ा सा डिजिटल है, मेरे को काटने में पंगा हो रहा है। आप अपने पेन से काटोगे बहुत अच्छे से कट जाएगा। राइट, ये इस तरह से कटता चला जाएगा। और फिर इतना से कट के बात नहीं बनने वाली है। हमें क्या पता एनर्जी लेवल कौन सा है, कलर चेंज करेंगे फिर बताएंगे। ये लो, कुछ नहीं करना है, इसकी पूंछ और इसकी मुंडी मिला दो। ये रास्ता बता रहा है आपको, एरो लगा दो। फिर ये इधर से आया, फिर इसकी पूंछ पकड़ो, अगले वाले की मुंडी मिला दो। फिर इसकी पूंछ पकड़ो, अगले वाले की मुंडी मिला दो। ये एनर्जी लेवल बता रहा है। बस आपको इसी रास्ते को फॉलो करना है। इस रास्ते में जो जो आता चला जाएगा उस हिसाब से उसका एनर्जी लेवल होता चला जाएगा। राइट, इस तरीके से। अब आप देखो, अगर हम इसको लगा ले, ये अफबाउस प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्टकट में याद नहीं करना, भूल जाते हैं बच्चे पक्का। शुरुआत में आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट कर लो। एक बार अच्छे से तैयार करने के बाद बेशक शॉर्टकट कर लो। देखो, अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो सबसे पहले कौन आया? 1s, है ना। 1s के बाद घूम फिर के कौन आया? देखो 2s। 2s का एनर्जी 1s से ज्यादा है। 2s के बाद किसकी बारी आई? 2p। 2p से ज्यादा 3s। 3s से ज्यादा 3p। 3p से ज्यादा 3d होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 3p से 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3d की 4s से ज्यादा है। यही हम लोग ढूंढ रहे थे। इसी को हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं, किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। थर्ड डी की एनर्जी 4s से ज्यादा है, तो इसीलिए थर्ड डी में इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेगा। थर्ड डी के बाद 4p, और इस तरीके से ये हम यहाँ से जो जो इसके रास्ते में, 4p के बाद 5s, 5s के बाद में क्या आ जाएगा? देखो 5s के बाद अगर इसकी मुंडी घुमाएंगे तो क्या आएगा बच्चे लोग? 4d, फिर 5p, फिर 6s, है ना। इस तरीके से तो ये एनर्जी लेवल भी डिसाइड हो गया। अब बहुत बार बच्चे करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो सही, वो कहाँ हुआ? एनर्जी लेवल डिसाइड हो गया, एवरीथिंग चल रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न होने जरूरी हैं। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैडम लर्न क्यों करिए, तो गिवन होता है। बच्चे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं जिसमें गिवन होता है, लेकिन हमेशा सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते। ऐसा डायरेक्ट नहीं है जिसमें एटॉमिक नंबर की आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट है। जब डायरेक्ट नहीं होते तो कुछ गिवन नहीं होता। आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। एंड बच्चे वो भी कैसे ही लर्न होने चाहिए आपको मैं बता दूं, ग्रुप वाइज। ऐसे 1 2 3 करके नहीं है, ग्रुप वाइज। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहला ग्रुप क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आ जाते हैं ना। इस तरीके से ग्रुप में एटॉमिक नंबर्स आपने लर्न करने। एंड ये ग्रुप वाइज आपको कब तक करने हैं भला, डी ब्लॉक को नहीं करना है, ग्रुप करने हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फिर उसके बाद 13th टू 18th ग्रुप। यानी कि सिर्फ 8 ग्रुप याद करने हैं, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, 8 ग्रुप याद करने हैं। याद करने का तरीका है, खाली हमारे को पीरियोडिक टेबल रट लें काम नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक अपने को तैयारी होनी चाहिए। तो ये है पहला और दूसरा ग्रुप लर्न करोगे 13 टू 18 तक। एंड क्योंकि आप लोग तो सीयूईटी देने जा रहे हो ना, आपको मालूम है कि डी और एफ ब्लॉक हम कैसे पढ़ते हैं, सीरीज में पढ़ते हैं, इसीलिए उसको मैंने ग्रुप वाइज लर्न करने के लिए नहीं बोला। ग्रुप वाइज लर्न करेंगे एस ब्लॉक को एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। एटॉमिक नंबर्स लर्न हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे देखते। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम को, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार बैठे, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, दैट इज 11। तो 11 को कैसे बांटेंगे, सबसे पहले लो एनर्जी लेवल पूरी तरह भरेगा, फिर हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला एनर्जी क्या है 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एस हो जाएगा 1s2। उसके बाद कौन सा है 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने आ गए 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अभी भी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बचे हुए, देखते कहाँ भगाएंगे। 2s के बाद क्या आ जाएगा 2p, एंड p में कितने ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 3 2 6, तो हैं अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बांट देते हैं। अब एक बचा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s, एक बचा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जाएगा। बच्चे ये ध्यान देना है कि अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है और हम कितने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो मैं पोटेशियम की बात कर लेती हूँ, एटॉमिक नंबर 19 भरें, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए देखो जरा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए बच्चे लोग। 3s2 के बाद किसकी बारी थी 3p6, 3p6 के बाद किसकी बारी 3d या 4s, बताया था ना हम लोगों ने 4s, 3p6 4s1 हो गए। देखना 19 इलेक्ट्रॉन्स, 10 11 12 18 और 1 19, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना थोड़ा सा एनामलस हो जाता है, कलर चेंज करेंगे एंड उस एनामली को देखेंगे। आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एटॉमिक नंबर 24, दैट इज क्रोमियम का। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। करना शुरू करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसा ही होना चाहिए ना, नियम से तो यही होना चाहिए। देखो 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, 2 4 और 6 4 10 11 12 18 19 20 और 4 24, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है, ये ऐसा नहीं होता।
ये तो सब ऐसा ही रहेगा। और इसको तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कितने हैं देखो जरा, 18 हैं, 18 है। 18 कौन सी वाली गैस का वो है, देखो नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, रेडॉन, ये हैं 17th ग्रुप। तो 18, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। तो जब हम लोग कोर जो भरा हुआ होता है ना, नियरेस्ट नोबल गैस है, तो हम उसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख कर कैसे लिख देते हैं, आर्गन। आर्गन का मतलब ही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। हम बात कर रहे थे ये ऐसा क्यों नहीं है, ये इसकी जगह क्या है बेटा, 4s1 3d5 एक्सेप्शन। ऐसा क्यों है भाई, ये ऐसा इसीलिए है बिकॉज 4s और 3d के एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये जो डी है ना, डी देखो जरा, 5 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो डी के ऑर्बिटल्स कैसे होंगे देखना। हाँ, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी, दो चीजों के बारे में बात होती है। जब भी डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या फिर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये अपने पड़ोसी एस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहेगा यार मैं स्टेबल हो रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये एनामलस बिहेवियर शो होता है फॉर हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ऐसा एनामलस बिहेवियर और भी होगा। फुल फिल्ड के पास जाकर क्या जाएगा उसको भी देखें, दैट इज कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखो जरा, ऐसा ही होना चाहिए। 2 4 6 10 11 12 और 6 18 और 2 20 और 9 19 29 29। लेकिन यहाँ पे अगेन वही वाली बात आ रही, देखो मैं फिर से बताऊंगी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके आर्गन लिख सकते हो, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर्गन। और ये क्या हो जाएगा, 4s1 एंड 3d10 फॉर फुल फिल्ड स्टेबिलिटी ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी, दिस इज फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। अब बच्चे लोग क्या बता रही थी मैं, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी, यस। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक जो आयनाइजेशन होना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है, तो बहुत बार पूछते हैं अब ये यहाँ से रिमूव होगा या यहाँ से रिमूव होगा। रिमूव होगा आउटर मोस्ट शेल से, शेल तो फोर्थ शेल बाहर का है ना। तो अगर कॉपर पॉजिटिव हो गया, कॉपर पॉजिटिव है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Ar4s0, पहले 4s में से निकलेगा, एंड ये क्या हो जाएगा 3d10। और अगर कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ तब क्या हो जाएगा, Ar4s0 एंड 3d9। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा, उसके बाद अंदर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू होता है। तो ये हुई बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, एबनॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। बच्चे लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिससे कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब बहुत सारी क्या होंगी ही यहीं से शुरुआत, प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन अगर हम करने लगते हैं तो। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ भी करोगे चल जाएगा, ना जी ना, करना ही ये पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे महारत हासिल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा आपको ये पता है, आयन कैसे बनेगा आपको ये पता है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, ये केमिस्ट्री की शुरुआत है, और अगर इसको मिस कर दिया तो गड़बड़ होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या चीज़ लर्न करना है, लर्न क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न एटॉमिक नंबर्स। और ये भी कैसे, ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज लर्न करने कौन से, एस एंड पी ब्लॉक। एंड आपको सीरीज में लर्न करने हैं, सीरीज में कौन से लर्न करने हैं, इस तरीके से पीरियड में हमें लर्न करने कौन से बोला, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो मस्ट लर्न है, इसको लर्न किए बिना आप सोचो कि हम केमिस्ट्री को हासिल कर लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। केमिस्ट्री इसके बिना आ ही नहीं सकती, ये तो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। एंड आपको एक पहली चीज एटॉमिक नंबर्स लर्न करने हैं, सेकंड आपको एटॉमिक मासेस भी आने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम एटॉमिक मासेस का बहुत ज्यादा योगदान है। तो और मैं इसको बोलूंगी कि कोई शॉर्टकट लगा करके लर्न मत करना, शॉर्टकट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं देने वाले हैं शॉर्टकट्स। आप इनको देखो, शॉर्टकट के लिए भी तो एक सेंटेंस याद करोगे ना, इसी का सेंटेंस बना लो अपने आप, इसी को याद करो, एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस, ये लर्न करने ही करने हैं, मौका नहीं चूकना है। एंड उसके बाद आ जाती है हमारी मेन चीज, तो यही है, आप इन 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 चीजों को लर्न करो, और लर्न भी इसी तरीके से करना है कि ग्रुप वाइज लर्न करोगे, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को, यानी कि कितने ग्रुप्स हो गए, 6 और 2 8, 8 ग्रुप्स हो गए, है ना। एंड सीरीज में डी एंड एफ ब्लॉक को आप सीरीज में याद करोगे। एंड डी और एफ ब्लॉक में काफी सारी एनोमलीज देखने को मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनमें जो शेल्स का एनर्जी लेवल है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कभी किसी स्टेबिलिटी के लिए, कभी किसी स्टेबिलिटी के लिए ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स ना घूमते रहते हैं, और एनोमलीज देखने को मिलेंगी, काफी सारी देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली बच्चे लोग, आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था, इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए क्वांटम नंबर कौन सा भला, एक सेकेंड, आपको क्वांटम नंबर्स दे दिए जाए, मान लो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -12। तो आपको इलेक्ट्रॉन बताना है कौन सा है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो n इज इक्वल टू 3 यानी कि 3, l इज इक्वल टू 2 मतलब 0 1 2 sp d में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे को कौन सा इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, m0 वाला, तो यहाँ पे नाम दो इसको -2 -1 0 1 2, यानी कि कौन से कमरे में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इस कमरे में बैठा हुआ है, मुंडी ऊपर के नीचे, मुंडी नीचे, दिस इज इट। अच्छा, वन मोर थिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को, तो वहां पर जो ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे मान लो मैं सोडियम की बात कर लेती हूँ, उसका बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s2 राइट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, राइट।
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया है कितना गलत, इसीलिए तो मैं स्माइल कर रही थी, मैंने कहा देखो तो सही मेरे बच्चे बताएंगे कि नहीं। गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो कहाँ गलत किया है देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 4 और 6 10, 11 12 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? थोड़े कुछ भी भरते चले जाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को लिए अब हमारे को इसमें से कितने माइनस करने पड़ेंगे? माइनस करेंगे, ये तो पूरा जाने वाला है। ये देखो तो यहाँ तक 10 हुए, तो 3s क्या हो गया? 3s 1। ठीक है, ओके फाइन। इसका बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर होगा तो क्या होगा देखो, 1s, दिस इज 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 2s2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, एंड ये है क्या भला 2p। बच्चों ये एक साथ क्यों बनाए मैंने बॉक्स? बिकॉज ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब इनकी एनर्जी तीनों की सेम है, इनकी एनर्जी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे तो हम देखेंगे तो 1s2 से ज्यादा एनर्जी 2s2 की थी, 2s2 से ज्यादा 2p की थी, लेकिन 2p में ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं? 2px, 2py एंड 2pz, है ना? कैसे? समझाती हूँ। ये ऑर्बिटल्स स्पेस में अलग अलग जगह घूमे हुए हैं, एनर्जी लेवल वही है, हायर एनर्जी लेवल में नहीं है। एक्स एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल है वो 2px हो गया, वाई एक्सिस वाला 2py हो गया, जेड एक्सिस वाला 2pz हो गया। तो जब हम इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को भरते हैं तो हम इनको ऐसे ऐसे नहीं भरते, नहीं नहीं, इनको हम पहले सिंगली ऑक्यूपाई कराते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग में एनर्जी लगती है। तो कह रहे हम क्यों एनर्जी दे जब सब सेम एनर्जी लेवल के हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए कितने अच्छे हैं, पेयरिंग करेंगे, ये हैबिट में डाल दो, एंड ये क्या हो जाएगा 3s1, 3s1। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें के p में हम लोग 6 ना लें, सो दैट समझा सकें उसको। हम मान लो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p, कितना हो जाएगा? 4 हो गए, 4 और 4 8, 2p4, राइट, 2p6 नहीं हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर हम करने लगेंगे तो कैसे करेंगे? 1s2, 2s2 एंड 2p। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ऐसे नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्या बताया हम लोगों ने? ये क्या होना चाहिए? सिंगली ऑक्यूपाई होने चाहिए पहले, 1 2 3। इसके बाद जो बचा वो पेयरिंग होगी। इसके बाद कितने बचे? एक ही बचे, वो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2p। क्लियर है ना? तो पेयरिंग जो होती है वो सिर्फ तभी होगी डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब वो पहले सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, वरना पेयरिंग नहीं होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो बच्चे लोग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की आज की मैं क्लियरेंस की बात कर रही थी वो क्या था? हमने अफबाउ प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात की है। अभी आप लोग कुछ और क्लियर करना चाहते हो कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से तुम अटक जाते हो, जो चीज तुम्हारे को बहुत अच्छे से सही से नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो आपकी अगली वाली बना दूंगी। लेकिन बताना जरूर, आप बताओगे मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे कहाँ फंस रहे हैं, तो मैं उसी पे वर्कआउट करने वाली हूँ। तो आप बेझिझक बेफिक्र होकर के आप नीचे कमेंट्स करने वाले हो, कमेंट में बात करने वाले हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या चाहिए, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कराना चाह रहे हो मेरे से।
तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। हम यूट्यूब पे ही आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में भी हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो सोचो जरा प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसा होता होगा। बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी होती है, सो दैट कि हम लोग उसमें स्कोर कर सकें बहुत शानदार तरीके से। तो बच्चे लोग देख लेते हैं, कुछ इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। CUET के लिए क्या क्या होने वाला है। फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेज है, फ्री स्पेशल क्लासेस है नो डाउट, स्ट्रक्चर्ड जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपको मिलने वाली हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रेगुलर मिलती हैं आपको, फ्री एक्सटेंशन है जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ऐसा नहीं है अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, तो डेट जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगी, जब तक आखिरी दिन तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, सो दैट कि आप इसको क्रैक कर सको। एंड रेफरल कोड क्या यूज करने वाले हो, संगीता खत्री। डिस्काउंट लेना है ना, लेना है, KHATRI, कंफ्यूज नहीं होना, SANGEETAKHATRI, संगीता खत्री। रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। बच्चे लोग जनरल टेस्ट जो है CUET का, उसमें क्या क्या आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा हैंडलिंग है, एंड जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, ये सब कुछ आने वाला है। ये सब हमारे पास बहुत शानदार एजुकेटर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आप चाहे तो A+B कॉम्बो ले सकते हो, चाहे A अलग से ले सकते हो, B अलग से लेके सकते हो, आपकी इच्छा है जो आप चाहो। लेकिन सब्सक्राइब कर लो। हर सब्सक्रिप्शन में क्या डालोगे, रेफरल कोड संगीता खत्री। अंडर ग्रेजुएट साइंस के लिए मुझे आप जानते ही हो, केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, विनीत सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, भावना मैम बायो करा रही हैं, एंड मनोज सर फिजिक्स, मतलब कंप्लीट पैकेज है। साइंस के चारों सब्जेक्ट एक ही साथ सब्सक्रिप्शन में आ रहे हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में। बहुत ही मिनिमल सी फीस है, कुछ भी फीस नहीं, इसको फीस नहीं बोलते हैं, बहुत हल्का मिनिमम सा फीस है। अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स के लिए अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। बहुत ही शानदार हमारे एजुकेटर्स हैं जो आपके हेल्प करने वाले हैं। लाइव मॉक टेस्ट हर हफ्ते होता रहता है 10 बजे, 2 घंटे का होता है। मॉक टेस्ट देने का क्या मकसद है, मॉक टेस्ट दोगे जीतोगे, प्रैक्टिस होगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम जानते हैं इस बात को। CUET ह्यूमैनिटीज भी आ चुके हैं हमारे पास। ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, एंड ज्योग्राफी है। ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो CUET अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज को। फिर आ जाता है भाई बात हमारी किसकी, स्पेशल क्लासेस की। अभी अभी हम बात कर रहे थे फ्री स्पेशल क्लास है, इसमें क्या फायदा है। देखो, आप जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, अनअकैडमी ऐप को, अपने फेवरेट टीचर से वहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो। आप एनरोल कर लो किसी भी कोर्स में, क्लास में, एंड अपने टीचर्स को फॉलो करो। फॉलो करने से आपको वहाँ पे उनकी जितनी भी क्लासेस आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव पोल के साथ, जैसे एजुकेटर्स लाइव पोल क्रिएट कराते हैं, मैं भी करवाती हूँ, सभी टीचर्स करवाते हैं क्वेश्चंस की। जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो लाइव पोल्स में आप और ज़्यादा इंगेज बना पाओगे, अपने आप को कर पाओगे, अपने आप को डाउट्स को स्पेशल क्लास में क्लियर कर सकते हैं। डाउट का टैब होता है, क्वेश्चन लिख के डाल दो आप उसमें, आपके लेक्चरर या एजुकेटर जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड स्पेशल क्लासेस के यस रियल टाइम है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपके लेक्चरर आपको टीच कर रहे हैं, एजुकेटर्स टीच कर रहे हैं। क्वेश्चन टैब में फोटो खींच के या आप लिख करके भेज सकते हो। लाइव पोल ऑप्शन है, क्विज क्रिएट हम ही कराते हैं, अपने आप नहीं होती, हम कराते हैं। लीडर बोर्ड में आओगे तो जीतोगे, ये तो आपको मालूम ही है इस बात का। तो ये स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं। एंड एक बहुत बढ़िया फीचर जो है वो क्या है, बग्स बाउंटी। अगर आपको इस क्लास के दौरान या किसी भी क्लास के दौरान कहीं पर भी कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखने को मिलता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो कंटेंट वो रिपोर्ट सही पाई जाती है और आप पहले हो गए उसको रिपोर्ट करने वाले, तो आपको प्राइज भी मिलने वाला है।
कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, कोई भी, चाहे कंटेंट सही नहीं है या कोई भी बात आपको सही नहीं लग रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज शेयरिंग जो होती है ना, जितना हम शेयर करते हैं, जितना चीज़ों को, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये ऐसी दौलत है, तो इस दौलत को तो बांटते रहो, सीखते रहो, दोस्तों को बताओ, चलो भाई वहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। एंड थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, पढ़ते रहो। गुड बाय।